वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन सरबराही इजलास में हिस्सा लेने के लिए आज उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे रवाना। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, रुकन ममालिक के दरमियान राब्ते और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए इजलास में तमाम मसाइल पर होगी गुफ्तगू। समरकंद रवाना होने से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, SCO सरबराही इजलास में मौजूद इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर होगा गौर व ख़ौस। SCO की तौसीअ और तंज़ीम के अंदर कसीर जुहदी और बाहिमी फ़ायदेमंद ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर होगा ख़यालात का तबादला। आसाम में मुस्तक़िल अमन के लिए आज से उठाया जा रहा है बड़ा कदम। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में आसाम के कई कबायली बागी तंजीमों के साथ सह फ़रीक़ी मुआहदे पर होंगे दस्तखत। दिल्ली की आबकारी पॉलिसी में हुए घपले में शामिल एक और मुलजिम का स्टिंग आया सामने। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली हुकूमत की आबकारी पॉलिसी पर की तनकीद। केजरीवाल ने चुनिंदा लोगों को पहुंचाया फायदा, केजरीवाल पर काले धन को सफेद करने का इल्जाम। ग्रेटर नोएडा में जारी आलमी डेयरी कॉन्फ्रेंस 2022 का इख्तिताम आज। मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने अपने खिताब में कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी मसनूआत तैयार करने वाला मुल्क। आइंदा बरस आलमी शराकतदारी में भारत करेगा काबिल ज़िक्र इजाफा। सेहत के आलमी इदारे यानी WHO ने कहा कि कोविड वबा से मिलेगी जल्द निजात, लेकिन जारी रखनी होगी कोशिश। WHO की हाई रिस्क वाले ममालिक से 100% टीकाकारी और जांच पर जोर देने की अपील। खेलों में आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने जीता कांसे का तमगा। 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रेपेचेज के जरिए स्वीडन की जोना मालम ग्रीन को 8-0 से दी शिकस्त। 2 आलमी चैंपियनशिप तमगा जीतने वाली पहली भारतीय खातून पहलवान बनी विनेश। नशादिया 68 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के लिए खेलेंगे आज। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नज़र डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम SCO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज से उज़्बेकिस्तान के समरकंद के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। PM मोदी उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोयेव की दावत पर दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में ग्रुप की गुज़िश्ता 2 दहाइयों में होने वाली सरगर्मियों का जायज़ा लेने का इम्कान है। तंजीम के रहनुमा कसीरुल जुहदी ताउन के इम्कानात पर भी बातचीत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की रहनुमा, मुबस्सिरीन ममालिक, तंजीम के सेक्रेटरी जनरल, शंघाई ताउन तंजीम से मुंसलिक इलाक़ाई इंसदाद दहशतगर्दी तंजीम के नुमाइंदे, तुर्कमेनिस्तान के सदर और दीगर मदऊ मेहमान भी शिरकत करेंगे। At the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shaukat Mirzayev, Prime Minister Shri Narendra Modi will be leaving later this evening for a 24-hour visit to Samarkand, Uzbekistan, to participate in the 22nd meeting of the Council of Heads of State of the SCO. Uzbekistan is the current chair of the organization. खारजा सेक्रेटरी ने कहा, कॉन्फ्रेंस में रुकन ममालिक के दरमियान राब्ता और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। We expect that the discussions during the summit would cover topical, regional and international issues, reform and expansion of SCO, the security situation in the region, our cooperation perspective in the region, including strengthening connectivity as well as boosting trade and tourism in the region. Samarkand Declaration and numerous other documents are expected to be finalized during the summit. They are currently under consideration of the SCO member countries. सरबराही इजलास के अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी उज़्बेकिस्तान के सदर और कुछ दूसरे लीडरों के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग भी करेंगे। Prime Minister will hold bilateral meetings with the President of Uzbekistan and some other leaders on the sidelines of the summit. PM's participation in this summit is a reflection of the importance that India attaches to the SCO and its goals. This is also tied to our approach and engagement with the region as a whole.
उज़्बेकिस्तान के अपने 2 रोज़ा दौरे पर रवानगी से कबल वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा कि वो शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहानी ममलिकत की कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव की दावत पर समरकंद का दौरा करेंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल, शंघाई ताउन तंजीम को वसअत देने और तंजीम के अंदर कसीर जुहदी और बाहिमी तौर पर मुफीद ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का मुंतज़िर हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि उज़्बेकिस्तान की सरबराही में तिजारत, मईशत, सकाफत और सियाहत के शोबों में बाहिमी ताउन के लिए कई फैसले किए जाने का भी इम्कान है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं समरकंद में सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से मुलाकात का भी मुंतज़िर हूँ। मुझे 2018 में उनका भारत दौरा याद है। उन्होंने 2019 में वाइब्रेंट गुजरात समिट में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की थी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इसके अलावा मैं सरबराही इजलास में शरीक दीगर रहनुमाओं में से कुछ के साथ 2 तरफ़ा मीटिंग भी करूँगा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में चीनी सदर शी जिनपिंग और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। मौजूदा जियो पॉलिटिक्स के पेश नज़र इस इजलास पर पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात। ये तस्वीर हैं उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद की, जो शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलिकत की कौंसिल के 22वें इजलास के लिए तैयार हो रहा है। समरकंद शहर को SCO ममालिक के झंडों से सजाया गया है और सरबराहान ममलिकत के इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के दावत पर SCO के सरबराहान रियासती कौंसिल के 22वें इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात को समरकंद पहुँच रहे हैं। SCO समिट में SCO के रुकन ममालिक, मुबस्सिर ममालिक के रहनुमा, SCO के सेक्रेटरी जनरल, SCO के इलाकाई इंसदाद दहशतगर्दी ढांचे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तुर्कमेनिस्तान के सदर और दीगर मदऊ मेहमान शिरकत करेंगे। SCO के पूरे प्लेटफॉर्म को देखा जाए तो यहाँ पे कई महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में आते हैं, जैसे कि रीजनल सिक्योरिटी, कॉपरेशन, इकोनॉमिक रिवाइवल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके साथ ही कई चीज़ें आजकल जो नई चीज़ें हैं, जैसे कि हेल्थ डिप्लोमेसी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ें। इस सरबराह इजलास के दौरान रहनुमाओं से तवक्को है कि वो गुज़िश्ता 2 दहाइयों में तंजीम की सरगर्मियों का जायजा लेंगे और मुस्तकबिल में कसीरुल-जहती ताउन के इम्कानात पर तबादले ख्याल करेंगे। जिस प्रकार से मध्य एशिया की जो देश है, इनके साथ अगर संबंध प्रस्थापित करने होंगे तो SCO एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और इसीलिए फिर चाहे वो सामरिक मुद्दे हो, सुरक्षा के मुद्दे हो, या फिर अगर बात करें कि आने वाले समय में नए आयाम अगर देखा जाए तो खोलने हो, तो ऐसे में ये मध्य एशियाई देश काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे और इसीलिए SCO समिट में भारत जो है शिरकत कर रहा है और अपनी पेंट बनाने की कोशिश जो है कर रहा है। सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की कुछ 2 तरफ़ा मुलाकातों का भी इम्कान है। इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम में 8 ममालिक हैं, जिनमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में 15 ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। इसमें 8 रुकन ममालिक, 3 मुबस्सिर ममालिक और 4 मदऊ ममालिक हैं। रूस यूक्रेन जंग और चीन ताइवान कशीदगी जैसी मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नज़र कॉन्फ्रेंस को अहम करार दिया जा रहा है। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत मुतवक्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। दीगर खबरों में शुमाल मशरक़ में अमन इस्तेहकाम मोदी हुकूमत की बड़ी हुसूलियाबियों में से एक है। असम में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में असम के कई कबायली बागी तंजीमों के साथ सह फ़रीक़ी समझौतों पर दस्तखत किए गए। असम हुकूमत के मुताबिक इस सह फ़रीक़ी समझौते में शामिल होने वाले इंतहा पसंद ग्रुपों के साथ पहले से ही जंगबंदी जारी है। इससे कबल गुज़िश्ता 12 सितंबर को असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन ग्रुपों के साथ मीटिंग की थी। बाद में उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में 15 सितंबर को नई दिल्ली में आखिरी मुआहदे पर दस्तखत करने से मुतालिक बाकी कबायली ग्रुपों के साथ मीटिंग की। मुआहदे पर दस्तखत के बाद यकीनी तौर पर असम में अमन व अमान और हम आहंगी के एक नए दौर का आगाज़ होगा। दिल्ली में आबकारी पॉलिसी में मुबैना घपले पर एक और स्टिंग सामने आया है। बीजेपी ने मुबैना शराब घोटाले में मुलविस मुलजिम नंबर 9 का स्टिंग जारी करते हुए एक बार फिर दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत पर हमला किया है। पार्टी ने दावा किया है कि केजरीवाल हुकूमत ने शराब की पॉलिसी के जरिए कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया है। मुबैना घोटाले से हासिल होने वाली रकम का इस्तेमाल गोवा, पंजाब और दीगर रियासतों के असेंबली इंतखाबात में किया गया। स्टिंग पर बीजेपी के तर्जुमान सिद्धांशु त्रिवेदी ने कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों में जिस तेजी से आम आदमी पार्टी की
हुकूमत का किरदार बदला है। मुझे नहीं लगता कि मुल्क में किसी का किरदार इस तरह बदला होगा। उन्होंने कहा कि आज फिर मुल्क भर में आप पर जो स्टिंग है वो आवाम के सामने है। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी लीडर अमित अरोड़ा ने शराब के कारोबार में किस तरह से बदनवानी की। उसके बाद हमारे 7-70 करोड़ में जो मार्केट में सोचते हैं हमारे 30 करोड़ सारे बोलते, क्योंकि हर आदमी बोलता था कि हमें भी धंधा दे दो, वो बोलते नहीं तुम्हें हिम्मत देंगे, किसी को पैसे देने की हिम्मत नहीं। अब हमारे पास कहाँ से आएंगे खरीदने? ऐसे ही माल बिक्कर है, वो माल बिक्कर में तरीके से दिए 50 करोड़ की फिगर थी मार्केट में, और 50 करोड़ दिए दिए, इसके बिना धंधा नहीं मिल सकता उसके बिना। ऐसे ही वो दिवास रेट है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था, 30 करोड़ का। बस यही मतलब, और इसके सिवाय ये तो मतलब ऐसा है कि जिसके मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आग बंद करके पत्थर मारना शुरू करते हैं, हर आदमी को पता है, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं है, मतलब नॉर्मल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा मतलब तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो अमरनाथ तो पंजाब में अमरनाथ और एक अंतराज 2 आदमियों को अपने पूर्ववर्ती बयान के लिए माफी मांग लें। पर सत्ता के नशे में डूबे हुए केजरीवाल जी से हमें आशा कम है, परंतु भाजपा स्पष्ट रूप से मांग करती है या तो इसके लिए माफी मांगे या अपने बयान के लिए माफी मांगे। और यह वाक्य कहना चाहूंगा, हम लोगों ने एक बहुत पुराना एक शेर सुना था, आज लगता है कि ये राजनीति में आकर बिल्कुल उनके ऊपर चरितार्थ होता है। शराब के लिए था कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इसमें डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। और ये तो आने के साथ ही डूब गए, और डूबने के बाद क्या क्या दिखाई पड़ रहा है वो इस स्टिंग ने आपको दिखा दिया है। दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर बदनवानी का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। पार्टी ने इसे बरकरार रखते हुए दिल्ली के लोगों को धोखा दिया और दिल्ली के शुबे महसूलात को भी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के अवाम आपसे जवाब मांगते हैं। केजरीवाल सरकार की एक ही है नीति, हर रस्म निभाएंगे भ्रष्टाचार की रीति। हर वो काम जो काम वो करते हैं उस हर काम में भ्रष्टाचार, करप्शन, अपने लोगों का फायदा। कैसे उन्होंने दिल्ली के राजस्व को हानि पहुंचाकर, दिल्ली के राजस्व की लूट और चोरी करके उन्होंने जो राजस्व 165% आता था, दिल्ली में शराब की बिक्री 15,000 करोड़ रुपए के लगभग होती है, 165% राजस्व दिल्ली के खजाने में आता था, उसको घटाकर 1% कर दिया, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा जो दिल्ली के खजाने में आना था वो शराब के गिने चुने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए। और बीजेपी ने मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी हुकूमत पर सख्त हमला किया है। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मगरबी बंगाल पुलिस खुद बीजेपी के कारकुनों को लहूलुहान कर रही है। बीजेपी ने कहा कि खवातीन मेंबर पार्लियामेंट के साथ बदसलूकी की जा रही है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि मुल्क आइन से चलता है, तानाशाही से नहीं। जो अवाम सुनार बंगला देखना चाहते थे वो लाचार बंगला देख रहे हैं। अभिषेक जो उनके भतीजे हैं ममता बनर्जी के, टारगेट करते हुए कहा है, किसके बारे में कहा है कि गोली सर पे मार देते। वो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के बारे में जिन्होंने वहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पार्टी की बात है वो उसको जाके रखना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से अरेस्ट किया गया, जैसे 30 लोगों को अभी एडमिट हैं, हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को, एक आम जनता को जिस तरह से दबाया गया, वो सब कुछ ममता बनर्जी जो है वो पॉलिटिकल वायलेंस से दबाना चाहती हैं। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है। गांव के बाहर पेड़ से 2 दलित बहनों की लाशें मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। नामजद छोटू समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजिमीन की शिनाख्त छोटू, सुहेल, जुनैद, हफीजुल्लाह, कमरुद्दीन और आरिफ के तौर पर हुई है। पुलिस ने एक मुलजिम जुनैद को झंडी चौक के इलाके से गिरफ्तार किया है। दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने पॉक्सो और मुतालिका दफात में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में इस्मत दरी और कत्ल का मामला दर्ज किया है। ये वाक़या निघासन थाना इलाके के तैमुलेन गांव का है।
उत्तर प्रदेश के एडीजी नस्मुनस प्रशांत कुमार ने बताया कि फौरी तौर पर जांच करते हुए इस मामले में सभी पहलुओं को देखा गया है और पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे के अंदर सभी 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मुलजिम पुलिस कार्रवाई में जख्मी भी हुआ है। त्वरित गति से अन्वेषण करते हुए इस केस की सभी पहलुओं को देखा गया, सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहाँ कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है पुलिस कार्रवाई में। इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। वहीं रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने वाक़े को बदबख्ताना और अफसोसनाक बताते हुए कहा कि कसूरवारों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में अपोजिशन से सियासत ना करने की भी अपील है। जो लखीमपुर की घटना है वह बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है और इस दुख की घड़ी में विशेष तौर से पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन जहाँ तक अपराध करने वालों की बात है, वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा और मैं विपक्ष के, चाहे वह श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वह श्रीमती प्रियंका मैडम हों और चाहे वो सुश्री मायावती जी हों, उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि ऐसे मतलब जब दुख की घड़ी एक परिवार के लिए खड़ी है, राजनीति करने की जगह और उस परिवार को कोई सांत्वना दे सकता है तो वो ज़रूर देने का काम करे। लेकिन मैं आज के दिन यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज था, कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। कोई भी अपराध करेगा वह न बचा है और न भविष्य में भी बच नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने लखीमपुर खीरी के वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि मामले को संजीदगी से लिया गया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हुकूमत इस मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में लेकर जाएगी। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की, और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएंगे। दिल्ली पुलिस की इक़्तिसादी जराइम शाखा 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मुलजिम सुकेश चंद्रशेखर से मुतालिका मामले में आज पिंकी ईरानी अदाकारा और रक्कासा नूरा फतेह से पूछताछ कर रही है। काबिल जिक्र है कि नूरा से 5वीं बार पूछताछ की जा रही है। समझा जा रहा है कि धोखाधड़ी मामले में मुलविस सुकेश चंद्रशेखर और अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस नूरा फतेह को मिलवाने में पिंकी ईरानी ने ही अहम रोल अदा किया था। ऐसे में दिल्ली पुलिस के जरिए पिंकी ईरानी से पूछताछ में कुछ अहम इंकशाफात सामने आ सकते हैं। फिलहाल पिंकी ईरानी और नूरा फतेह से पूछताछ जारी है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में जुमेरात को एक अलमनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बस अचानक बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। ज़िले में भीम बेर गली के करीब सुबह मुतादिद मुसाफिरों से भरी बस गहरी खाई में गिरने से 4 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में बस में सवार कम से कम 25 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल पुलिस बरामदशुदा लाशों को शिनाख्त करने में मसरूफ़ है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस हादसे पर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अफसोस का इजहार किया है। LG के दफ्तर से जारी बयान में मनोज सिन्हा ने कहा कि राजौरी में हुए दर्दनाक हादसे में लोगों की मौत से गमज़दा हूँ। मुसीबत की इस घड़ी में सुगवार कुंबे के साथ मेरा इजहार ताज़ियत। खुदा ज़ख्मियों को जल्द से जल्द सेहतियाब करे। ज़िला इंतज़ामिया हर मुमकिन मदद मुहैया करा रही है। ग्रेटर नोएडा में जारी आलमी डेयरी कॉन्फ्रेंस 2022 आज ख़त्म हो रही है। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने अपने ख़िताब में कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी अशिया तैयार करने वाला मुल्क होने के नाते आने वाले सालों में आलमी शराकत में नुमाया इजाफा दर्ज करेगा। We are very conscious that we would like to see more and more engagement amongst nations, and being the world's largest producer of dairy, with nearly 1/4 of the world's production coming from India, and potentially, given the kind of initiatives that the government has taken, that our cooperative sector is taking, that our farmers are taking, I do believe our global share of production over the years will see a significant rise, which is good both for our small and marginal farmers. It also provides nutrition for their children. I'm given to understand 1/3 of our production is used by the small farmer himself or herself.
प्रसार भारती के सीईओ मयंक अग्रवाल ने दिल्ली के भजनपुरा के एक सरकारी स्कूल में डीडी न्यूज़ की टीम के साथ मारपीट और बदसलूकी के वाक़े की सख्त मजम्मत की है। डीडी न्यूज़ की टीम दिल्ली के स्कूलों में सहूलियात और हालात की ज़मीनी रिपोर्ट के लिए गई थी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि समाज दुश्मन अनासर का ये सलूक वाज़ेह तौर पर लोगों तक सच्चाई और खबरें पहुँचाने के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के काम में रुकावट डालने की कोशिश है। सबको इसकी सख्त मजम्मत करनी चाहिए। और समाज दुश्मन अनासर का ये तर्ज अमल वाज़ेह तौर पर आवाम तक सच और खबरें पहुँचाने के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के काम में रुकावट डालने की कोशिश है। इसकी सबको पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नकल हमल और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आलूदगी से पाक और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए पायदार और इख्तराई मालियात पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इनसाइट 2022 से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की पुरजोर अपील करते हुए कहा कि एक तो आलूदगी कम होगी और दूसरे ईंधन की बचत भी होगी। We need to discourage use of personal vehicles and promote maximum use of public transport modes. Because of the saving in fuel, the cost will be less. And then we can make this public transport, we can make more popular. And that is the reason that we need to improve some of the particular important thing into public transport. As far as electric as a fuel, the cost economics is already there. बैनुल-अक़वामी खबरों में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कुलोना भारत के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। कैथरीन कुलोना आज मुंबई में फ्रांस में कारोबारी मफादात के लिए भारतीय सरमायाकारों से मुलाकात करेंगी। वो हिंद फ्रांस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना जनरल मीटिंग से भी खिताब करेंगी। उसके बाद वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब में खिताब करेंगी। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि कोविड वबा के नए केसेस की तादाद में कमी आई है। इस वबा को जड़ से ख़त्म करने के लिए आलमी इदारे सेहत के सरबराह का कहना था कि अगर अब इस मौके से फ़ायदा न उठाया गया तो वबा की नई शक्ल दोबारा सामने आएगी और लोगों को मौत के ख़तरे से दोचार होना पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इत्तला दी है कि गुज़िश्ता हफ्ते कोविड से होने वाली मौत मार्च 2020 के बाद सबसे कम थी। ताहम आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा कि मुतादिद ममालिक को अपनी पॉलिसी पर सख्त नज़र रखने और कोविड और किसी भी दूसरे वायरस के लिए उन्हें मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी सेहत तंजीम के सरबराह ने ज़्यादा वबाई ख़तरे का सामना करने वाले ममालिक पर जोर दिया कि वो 100% वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को तेज़ करें। डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस दौर में सारिफिन और कंपनियां साइबर खतरात का शिकार हो रही हैं। काबिल ज़िक्र है कि साइबर सिक्योरिटी किसी भी कारोबार के डेटा की हिफाजत में अहम किरदार अदा करती है। मुंबई में कायम स्टार्टअप सिक्योर टेक IT सॉल्यूशन साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिक्योर टेक ने इस साल 2021 का नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी जीता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। साइबर क्राइम में तेजी आने के साथ साथ कॉरपोरेट साइबर अटैक के मामले में भी काफी इजाफा हुआ है। एक इंटरनेट सोसाइटी पहल के मुताबिक हाल के वर्षों में तिजारत को निशाना बनाने वाले साइबर हमले तकरीबन दोगुने हो गए हैं। किसी भी ऑफिस या कंपनी में साइबर अटैक होने पर उसे काफी नुकसान उठाना पड़ता है। साइबर अटैक के इसी खतरे से कंपनी, ऑफिस या बिजनेस को बचाने का काम कर रहा है मुंबई में वाक़ स्टार्टअप सिक्योर टेक IT सॉल्यूशंस। ये स्टार्टअप IT तहफ़्फ़ुज़ और डेटा मैनेजमेंट से मुताल्लिक खिदमात फराहम कर रहा है। साइबर और बिज़नेस वर्ल्ड में देखते हैं तो बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं। ये अटैक 3 टाइप से होते हैं। एक, दूसरी कंट्री में से कोई ऑपरेटर है, अटैकर है जो अपने बिजनेसेस को आके अटैक कर रहा है वायरस या मैलवेयर डाल के। दूसरा है कि जो प्रोडक्ट्स कस्टमर्स अपने बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशंस जो बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं, ये एप्लीकेशंस में वल्नरेबिलिटीज़ होती है जो अटैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। और तीसरा है कि कोई इनोसेंट एम्प्लॉई है जिसने जाके कोई गलत मेल क्लिक कर लिया या कोई गलत डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया जिसकी वजह से डेटा बाहर जा सकता है बिजनेसेस का। स्टार्टअप की शुरुआत साल 2013 में पंकित देसाई और आनंद नाइक ने की, जिन्होंने काफी लंबा वक्त सिक्योरिटी के शोबे में गुजारा है। किसी भी दूसरे स्टार्टअप की तरह सिक्योरिटी के बानियों को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। स्टार्टअप किसी भी कंपनी और बिजनेस को साइबर अटैक की जानकारी देने के साथ ही उससे बचने के तरीके भी बताता है। कस्टमर्स को विजिबिलिटी देती है कि क्या हो रहा है उनके एनवायरनमेंट में, उनके पूरे बिजनेस में कौन सी जगह से सिक्योरिटी गैप्स आ सकते हैं और वो गैप्स को कैसे उसको एड्रेस करना है, इसकी विजिबिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा
हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि कौन से टाइप का अटैक हो रहा है एनवायरनमेंट में। तो सिक्योरटेक ये सारा अपने क्लाउड के माध्यम से कस्टमर को डिलीवर करता है। सो ये 7/24 हमारा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है। सिक्योरटेक के बानी कौमी स्टार्टअप इनाम मिलने से काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि इस अवार्ड के मिलने से उनके स्टार्टअप के लिए कई और मौके खुलने की उम्मीद है। इस वक्त सिक्योरटेक मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, न्यू जर्सी और अराकान्स में काम कर रहा है, लेकिन स्टार्टअप और कई मुल्कों में अपनी तौसी करने का मंसूबा बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें। सिक्योरटेक आईटी सॉल्यूशंस के बारे में और ज्यादा जानने के लिए और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारतीय खातून रेसलर विनेश फोगाट ने आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। बेलग्रेड में जारी मुकाबले में विनेश को 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल के क्वालिफिकेशन राउंड में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम उन्हें शिकस्त देने वाली पहलवान फाइनल में पहुंच गई, जिसकी वजह से उन्हें रैपिड चार्ज के जरिए तमगा जीतने का एक और मौका मिला। विनेश ने इस मौके को हासिल जाने नहीं दिया और शानदार कारकर्दगी को मुजाहरा करते हुए कांसे का तमगा अपने नाम किया। उन्होंने इस मेडल के लिए स्वीडन की जोआना मैलमेग्रिन को 8-0 से शिकस्त दी। इससे कबल विनेश 2019 में मुनक़द आलमी चैंपियनशिप में भी कांसे का तमगा जीत चुकी हैं। वो आलमी चैंपियनशिप में 2 तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खातून पहलवान भी बन गई हैं। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।